हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह एज यूजुअल आपके सामने हूँ। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और हम लोग का चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोग का चैप्टर था और हम लोग उसमें लास्ट क्लास में यूनिट तक कवर किए थे, जिसमें हमने देखा था कि छोटे डिस्टेंस को किस यूनिट में लिखते हैं, बड़े डिस्टेंस को किस यूनिट में लिखते हैं। अब हम आते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच की अगर बात करें तो प्रैक्टिकल अप्रोच मतलब कि किसी चीज़ को हमें मेजर करना है। अब जैसे डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमें पता है कि किलोमीटर में हम मेजर कर लेते हैं, और उससे छोटा मीटर सेंटीमीटर, तो हमारे पास स्केल होती है, मीटर स्केल होती है, सेंटीमीटर स्केल होती है। और उससे छोटे की बात करें, अगर किसी बॉल का डायमीटर चेक करना हो, उससे भी छोटे बॉल का डायमीटर चेक करना हो, किसी वायर का डायमीटर चेक करना हो, तो हम क्या क्या यूज करते हैं, हमारा अप्रोच क्या होता है। तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो जिसकी हेल्प से हम चीजों को मेजर करते हैं। तो पहला है हमारा मीटर स्केल। मीटर स्केल हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग घरों में यूज करते हैं इसको, और उसके बाद दुकान पे भी यूज होता है, दर्जी के पास भी होता है। एक आता है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स वीसी, और एक होता है हमारा स्क्रू गेज। मीटर स्केल का यूज तो हमें पता है। अब वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज ये दोनों यूज होता है किसी छोटी चीज को मेजर करने के लिए, छोटे लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे ये वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज से हमारा यूज होता है पेंडुलम बॉब। पेंडुलम बॉब की डायमीटर को मेजर करना है, वायर के डायमीटर को मेजर करना है, तो हम वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज यूज करते हैं। और इन दोनों में बस जो डिफरेंस होता है वो लिस्ट काउंट का होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम इस प्रैक्टिकल अप्रोच को जब हम एरर पढ़ेंगे डायमेंशन के बाद, तो वहां पे इसको साथ में लेके चलेंगे। हमारे थ्योरी में तो इसे नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इस पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं वर्नियर कैलिपर्स पे, स्क्रू गेज पे। तो हम इसको एरर के साथ वहां साथ में लेके चलेंगे। अभी हम लोग आते हैं कि ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया, जो कि हम इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। हम इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं मेजरमेंट के लिए, जिसके अंदर मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। अब हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड होता है मतलब कि हमें कुछ नहीं पता है, हम बस जो करेंगे इमेजिनेशन पे करेंगे। जैसे अब इसमें एक चीज आती है हमारा पैरेलेक्स। पैरेलेक्स मेथड, या आप उसको पैरेलेक्स बोल लो। तो पहली चीज आएगी कि पैरेलेक्स क्या होता है। तो हम लोग इसको 10th में भी पढ़े हैं, जब हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि पैरेलेक्स होता क्या है। तो पैरेलेक्स क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अपनी, अगर हम इस पेन की टिप को देखना चाहते हैं तो अपने मैं लेफ्ट आई को क्लोज करता हूं तो देखूंगा, और वो मुझे कहीं दिख रहा होगा। लेकिन मैं लेफ्ट को ओपन करके राइट को क्लोज करके फिर देखूंगा तो मुझे लगेगा कि इस पेन की टिप में शिफ्टिंग हो गई है। तो जो अपेरेंट शिफ्टिंग होती है उसी को हम बोलते हैं पैरेलेक्स। क्या किया मैंने कि अपने, आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो और आपको बिल्कुल दिखेगा। आप चाहे पॉइंट डॉट इमेजिन कर लो, उसको क्लोज करके देखो। मैं ये प्रैक्टिकल बिल्कुल सही है, पेन के टिप को देख रहा हूँ तो ये मुझे कहीं और दिख रहा है इस आंख से, और फिर इसको क्लोज करता हूँ तो ये शिफ्ट दिखता है। यानी कि जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो शिफ्ट हो जाती है, जिसको हम एपेरेंट शिफ्टिंग बोलते हैं। तो एपेरेंट शिफ्टिंग होने की फेनोमेना को ही हम पैरेलेक्स कहते हैं। अब पैरेलेक्स मेथड में हम यूज करते हैं क्या, कि जो चीज हमें इमेजिनेशन पे कैलकुलेट करनी हो, किसी चीज की हाइट इमेजिनेशन पे कैलकुलेट करनी हो कि कितना हो सकता है, अप्रोक्सीमेशन केस है ये सब, तो उस चीज को देखते हैं। तो हम ये पढ़ के आए हैं, क्लास 10th में हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, और आप लोग इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी किए होंगे। जैसे हम बोले कि हमारे पास ये हमारे पास एक ट्री है, हमारे पास एक ट्री है, और मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ पे एक लड़का है, और मैं इससे पूछना चाहता हूं कि चलो बताओ कि इस ट्री की हाइट कितनी होगी। तो ये बोलेगा कि पता तो नहीं है, लेकिन इमेजिन कर लेते हैं कि इसकी टोटल हाइट हम h मान लेते हैं, इसकी हाइट h, ठीक है।
अब कह रहा है ये लड़के के माइंड में आएगा कि ये तो मैं मेजर कर सकता हूँ ये डिस्टेंस की ट्री हमारे पोजीशन से हमसे कितना दूर है। तो हम मान लेते हैं कि टी हमसे x डिस्टेंस पे है, ठीक है। और बोलेगा कि इसके केस में अब इससे हाइट पूछा गया तो कॉम्प्लिकेटेड है नहीं यार, लेकिन इमेजिन करना चाहेगा। तो मैथ का स्टूडेंट है तो बोलेगा कि जो ट्री है हमारे पोजीशन से यानी कि हमसे x डिस्टेंस पे है, और फिर टिप को देखेगा तो देखेगा कि टिप जो है यहाँ पे कोई एंगल सबटेंड कर रही है। टिप जो है यहाँ से इसके पोजीशन से जहां से इससे पूछा गया वहां से थीटा एंगल बना रही है। तो ये मैथ का स्टूडेंट है। उसके बाद अगर मैथ का स्टूडेंट है तो इसने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, ट्रिगो, तो थोड़ा बहुत इसको हाइट डिस्टेंस आता होगा, थोड़ा क्या पूरा आता होगा। तो फिर ये क्या करेगा, इसमें इस ट्रायंगल में अगर बोले कि ये ओ है, ये ए है और ये बी है, तो इन ट्रायंगल ओ ए बी जो कि राइट एंगल है ए पे, ओ ए बी, ये tan थीटा लगा देगा। तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p की वैल्यू कितनी है, उसने h माना था कि चलो हाइट जो ट्री की है वो h है और बेस उसने चल के मेजर किया था कि x है। अब यहाँ पे हमारा tan थीटा यानी कि h इक्वल टू x tan थीटा मेजर कर लिया उसने। tan थीटा उसको इमेजिन कर सकता है 30 डिग्री 60 डिग्री, एज मतलब हम इसको प्रैक्टिकल अप्रोच पे ले रहे हैं, लेकिन जब पता करना होगा तो हमें पता है कि जब हम हाइट एंड डिस्टेंस के पढ़ते हैं 10th में, तो वहाँ पे हमको सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, थीटा है, परपेंडिकुलर और बेस है, इसमें से दो चीज़ हमको पता ही होती थी और हम कर लेते थे। तो वही पहले वाला अप्रोच है। तो पहला पैरेलल मेथड में इमेजिनेशन पे जो अप्रोक्सीमेशन पे चलता है वो आ गया ये कि आपको किसी ट्री की हाइट निकालनी है। अगर ट्री की हाइट दी है तो वो कितने डिस्टेंस पे ये निकालना है, डिस्टेंस और हाइट पता है तो एंगल पूछ सकता है। तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं। अब आते हैं एक पे, वो भी हम कर चुके हैं, बिल्कुल इसी लॉजिक पे है कि अगर माउंटेन की हाइट निकालनी होगी तो अगर हम बोले कि ये माउंटेन है, ये हमारा माउंटेन है, और पूछा गया आपसे कि आप इस माउंटेन की हाइट बताइए, तो हमें तो नहीं पता कि हाइट कितनी है, पर हम इसको मान लेते हैं कि हमारी जो हाइट है वो h है, ग्राउंड लेवल से हाइट उसकी h है। अब इस पे क्या ट्रिग्नोमेट्री की लॉजिक लग सकती है। हमने पहले भी बोला था कि जो मैथमेटिक्स होती है वो फिजिक्स की लैंग्वेज होती है। मैथ अगर आपका अच्छा खासा अप्रोच है तो आप अच्छा खासा कर ले जाओगे। तो यहाँ पे पहले ए पोजीशन पे हूँ, वो लड़का ए पोजीशन पे है, और यहां से वो टिप को देखता है तो कोई एंगल सबटेंड होती है जिसको उसने थीटा 1 बोल दिया। बोला कि अगर मैं दूर से देखता हूं तो एंगल कुछ बनता है, फिर वो थोड़ी दूर आगे आता है, मतलब कि ये एक्स डिस्टेंस चलता है। अपने ए पोजीशन से एक्स आगे चला, या इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, एक्स आगे चला तो यहाँ पहुंचा, वो पॉइंट बी पे पहुंचा। फिर वो पॉइंट बी से पहुंचेगा तो फिर उसको दिखेगा कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे थीटा 2 एंगल बना रहा है। हमने हाइट इसकी h मान ली थी कि h है। अब करना कुछ नहीं है, लॉजिक वही है, और ये मेजर कर लिया मैंने कि ये इससे d डिस्टेंस पे है। अब यहां से क्या करेंगे, दो ट्रायंगल हमको दिख रहा है, एक ये वाला, अगर इसका नाम रख दें हम ABOC, तो दो ट्रायंगल दिख रही है हमको, एक ट्रायंगल दिख रही है AOC, ट्रायंगल AOC, और एक ट्रायंगल दिख रही है हमको ट्रायंगल BOC जो कि O पे राइट एंगल है। तो पहले केस में हम लगा सकते हैं tan थीटा, दूसरे ट्रायंगल में भी tan थीटा लगा सकते हैं। अगर तो पहले में लगाएंगे तो हमारा tan थीटा कितना आएगा, tan थीटा 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर h अपॉन हाइट यहाँ से और वो डिस्टेंस x प्लस d। दूसरे केस में हमारा कितना आएगा कि tan थीटा 2 इक्वल टू हाइट अपॉन d। ओके, अब यहाँ से थीटा हमको पता होगा, d पता होगा, तो यहाँ से h आएगा, या थीटा बोलते हैं कि अगर d निकालना हो तो फिर इसको शिफ्ट कर देंगे,
यानी कि दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम एच निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू अब क्या कर सकते हैं कि इस एच की वैल्यू अगर हमको एच ही चाहिए तो हम इस क्या करेंगे, डी के जगह पे 10 इसको पुट कर देंगे तो हमारा एच के रिस्पेक्ट में आ जाएगा इक्वेशन, फिर वहां से हम एच को सॉल्व कर लेंगे। तो ये दूसरा अप्रोच था कि अगर हमको माउंटेन की हाइट निकालनी हो तो आप ये सब क्वेश्चन कर लिए हो कैसे, तो जो हमारा शैडो वाला क्वेश्चन होता था कि अगर ये बनेगा तो शैडो की फिर लेंथ क्या होगी अगर थीटा चेंज होता है, तो हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब बात आती है कि थोड़ा सा चलें अपने फिजिक्स की तरफ। तो बोले कि अगर आपको किसी प्लेनेट की डिस्टेंस निकालनी है, जैसे मैं बोलूं कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और कह रहा है कि आप अर्थ सरफेस से नियरेस्ट प्लेनेट की या नियरेस्ट स्टार की डिस्टेंस बताइए। तो हमने बोला कि वो नियरेस्ट स्टार हमारा एन है, ठीक है। अब क्या है कि कह रहा है कि आप इसकी डिस्टेंस बताइए, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये डी डिस्टेंस है अर्थ सरफेस पे या हमसे डी डिस्टेंस पे है। अब मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई एफ स्टार है जिसकी पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में फिक्स है, और यहाँ पे अभी समझते हैं कैसे। तो हमने पैरेलैक्स पढ़ा, तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं ताकि आ जाए, इसको ये एन की पोजीशन मतलब एक स्टार की पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। अब यहाँ से हम उसको देखेंगे, पैरेलैक्स मेथड लगाते हैं तो हम इसको देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये हमारा थीटा 1 एंगल पे है। हम देखेंगे तो हम बोलेंगे कि ये वाला जो स्टार है जो प्लैनेट है वो फिक्स वाले स्टार से थीटा एंगल पे है, यानी कि जब उसको देखेंगे तो शिफ्टिंग दिखेगी, यानी कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ उसको, तो जब देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये वाला स्टार इससे थीटा एंगल पे शिफ्ट है। लेकिन मैं जब यहाँ से देखूंगा तो हमको लगेगा कि ये वाला जो स्टार है हमारा थीटा 2 एंगल पे शिफ्ट है। जब मैं अर्थ सरफेस पे ए पोजीशन पे था तो इस प्लैनेट को देखा या इस अर्थ को देखा, सॉरी इस स्टार को देखा, तो मैंने देखा कि ये फिक्स वाला जो स्टार था उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है और वो थीटा एंगल पे है, थीटा 1 एंगल पे दिखती है। जब मैं दूसरे सरफेस पॉइंट पे जाता हूँ और वहां से देखता हूँ तो हमें दिखता है कि इसकी पोजीशन इधर शिफ्ट हो गई है, वो थीटा 2 एंगल पे है। अब हमें दिख रहा है कि ये वाली जो लाइन है अगर हम इसका नाम कुछ रख दें या ऐसे ही छोड़ दें तो हमारी ये वाली लाइन और ये डॉटेड वाली लाइन पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा थीटा 1 हो जाएगा और इस केस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारा थीटा 2 हो जाएगा। पैरेलल मैथ लगा देंगे थोड़ा सा। हमने अभी तक क्या इमेजिन किया कि हम अर्थ सरफेस पे हैं और हमसे बोला गया कि आप नियरेस्ट प्लैनेट की डिस्टेंस बताइए कि यहाँ से कितनी हो सकती है। तो हमने बोला कि ठीक है, तो मैंने मान लिया कि उसके बगल में एक स्टार है जिसकी पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में फिक्स है और इसके रिस्पेक्ट में फिक्स है। तो जब मैं उसको अपने पैरेलैक्स मेथड से या उसको देखता हूँ इसके रिस्पेक्ट में तो मुझे लगता है कि ये फिक्स वाले स्टार से इसकी जो पोजीशन है थीटा 1 एंगल पे है। फिर मैं पोजीशन चेंज करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, तो जब मैं यहाँ से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इस फिक्स वाले स्टार से इसकी पोजीशन थीटा 2 पे है। तो मैंने देखा कि ये पैरेलल है और ये डिस्टेंस वाला पैरेलल है। तो उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी लगा दी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर ये थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, अगर ये थीटा 2 है तो ये भी थीटा 2 होगा। अब क्या है, ये हमें पता नहीं है, आर्क हमें पता नहीं है या हम डी हमें पता नहीं है, लेकिन हम पोजीशन कितना शिफ्ट कर रहे हैं अर्थ सरफेस पे ये हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर इसको डी माने तो इसको एक्स मान लेते हैं। मैं अर्थ के एक पोजीशन पे हूँ, इनिशियल पोजीशन है ये, उसके बाद मैं एक्स डिस्टेंस शिफ्ट होता हूँ, यहाँ बी पे पहुंचता हूँ और बी से फिर उसको देखता हूँ। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें याद रखना है कि थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब थीटा इक्वल टू, अब उस ट्रायंगल के केस में, अब प्लैनेट के केस में हमारा नेट थीटा क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू आर्क हमारा ए बी है और हम डिस्टेंस जो लेंगे, रेडियस जो लेंगे वो डी लेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, ठीक है।
तो हमारा जो डी आएगा, या एस बोल लो जो बोलना है, तो वो आएगा हमारा ए बी अपॉन थीटा 1 प्लस थीटा 2, और इसको बोल लो डी इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा, नेट थीटा बोल दो। अब हम कह रहे हैं कि सर आपने जो रेडियस लिया आप उसको डी कैसे मान लिए? क्यों? क्योंकि रेडियस जो होता है अगर, और ये अगर ए बी आर्क है तो ये तो लीनियर दिख रहा है, और इसका रेडियस जो दिख रहा है वो तो ऐसा होना चाहिए ना, कि अगर मैं बोलूं कि ये पोजीशन है तो हम इस डी को रेडियस क्यों मान ले रहे हैं? वहां पे तो कुछ ऐसा होना चाहिए, एन वाला होना चाहिए, तभी तो ये आर्क ऐसे बनेगा। तो जब हम दूर, बहुत दूर की चीज को देख रहे हैं, हमारे पास डिस्टेंस मतलब पता भी नहीं है कि कितना है, और हम दूर की चीज को देख रहे हैं, और जो एपरेंट शिफ्टिंग होगी, जो पैरेलैक्स की वजह से एपरेंट शिफ्टिंग होगी वो बहुत छोटी होगी। तो वो एपरेंट शिफ्टिंग बहुत छोटी होगी, तो हम बोलेंगे कि जो हम डिस्टेंस मेजर किए, डिस्टेंस माने हैं, वो हमारा रेडियस की तरह बिहेव करेगा। अब जैसे हम बोले, बिल्कुल प्रैक्टिकली जाते हैं, इस मार्कर की हेल्प से ही समझते हैं, थोड़ा सा कुछ ले लेते। जैसे ये डिब्बी है, अब देखो मैंने बोला कि ये हमारा जो मार्कर का इंक का जो डब्बा है वो हमारा नॉर्मल प्लेनेट है, ठीक, वो प्लेनेट है, यानी कि इसकी डिस्टेंस हमको निकालनी है, और हम इससे मार्कर की जितनी लेंथ है हम उतना डिस्टेंस मेजर करते हैं, कि हमने इमेजिन कर लिया कि इसकी जो डिस्टेंस है वो हमारी डी है, ठीक है, जो कि मार्कर की लेंथ है जो डी के बराबर है, और ये हमारा प्लेनेट है जिसकी डिस्टेंस पूछा था, और मैंने इमेजिन कर लिया कि एक एफ है, स्टार है जिसकी पोजीशन फिक्स है, और एक यहाँ, अब उस स्टार, तो मैंने फिर यहाँ से इस अर्थ सरफेस से जब मैं इसको देखता हूँ तो मैं यहाँ से इसको देखता हूँ, इस वाले पॉइंट से मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक सेकेंड, ये हमारा था, ठीक है, हमने माना कि ये हमारा प्लेनेट है, ये मार्कर का इंक का जो डब्बा दिख रही है हमारा प्लेनेट है जिसकी डिस्टेंस बतानी थी, हमने माना कि यहाँ पे एक स्टार है जिसकी पोजीशन फिक्स है, तो मैं यहाँ से देखता हूँ, जब मैं यहाँ से देखता हूँ और यहाँ पे एक है, ठीक, तो इसकी पोजीशन में मैंने देखा कि जो हमारा डिब्बी है वो हमको थीटा 1 एंगल पे दिख रहा है, और जो हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमारा जो डिब्बी है वो हमको थीटा 2 एंगल पे दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ कि ये मैंने इसको डी माना था, तो जब हम आर्क की बात करेंगे, ये वाला जो आर्क बनेगा ए बी, उस केस में ये जो डी रहेगा, क्या इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी? ये जो लेंथ है जो डी हम माने हैं बहुत अप्रोक्सीमेशन बहुत दूर का है, तो क्या उसको हम रेडियस नहीं मान सकते हैं? जो डी है उसको हम रेडियस नहीं मान सकते हैं, तो उसको जब हम रेडियस मानेंगे तो हमारा जो आएगा ये डी जो होगा वो हमारा रेडियस की तरह ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि हम दूर के बहुत बहुत दूर के प्लेनेट को देख रहे हैं, बस इमेजिन कर रहे हैं, और एक अप्रोक्सीमेशन जो हो रहा है वो भी बहुत छोटा हो रहा है, तो जो हमारा आर्क बनेगा वो लीनियर बनेगा, इसलिए हमने बोल दिया कि ये आर्क लीनियर होगा। अब बात आती थी कि रेडियस डिस्टेंस कैसे हो गया, तो हमने बोला कि बस थोड़ी सी शिफ्टिंग हो रही है तो हम उसको डिस्टेंस मान लेंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आता है कि डी इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा। आप इस पे क्वेश्चन करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लैनेट लिया है, सन लिया है, मून के डिस्टेंस की बात किया है, तो हमें बस ये यूज करना है फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना है, तो ये सारे इस पे होते हैं, और डेरिवेशन में हमें कुछ नहीं करना होता है, ये डेरिवेशन हमारा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर वेटेज बहुत 4 से 5 नंबर का है, 4 से 5 नंबर में पूछने के लिए बहुत कुछ है, तो हमें बस आना चाहिए प्रैक्टिकली बेस पे। तो हमने ये देख लिया कि ये ऐसे होता है, तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास डायरेक्ट मेथड जो होता है वो होता है मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। तो ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है हम इसको लैब में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंपटीशन की बात करो, जेई मेंस वगैरह, चाहे जेई एडवांस, जेई की बात करो, नीट की बात करो, तो वहां पे पूछता है, और एरर के फॉर्म में पूछता है या लिस्ट काउंट के फॉर्म में पूछता है, तो जब हम एरर पढ़ेंगे तो वहां पे वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने ट्री की हाइट निकालने के लिए बोला, उसके बाद ये सब, तो ये पप्पू प्रॉब्लम है सब, ये सब बहुत इजी होता है, बस हमें वैल्यू पुट करनी होती है, उसके बाद हो जाता है। तो कोशिश है कि धीरे धीरे हम चलेंगे, हमारा
अब ये हमारा जो है कि ये लेक्चर 2 है, उसका पार्ट फर्स्ट है। उसके बाद हम लोग छोटे चीज की मेजरमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आई थिंक ये आ गया होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस वाले में क्या होता है। अब एक टॉपिक है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमको शिफ्टिंग आनी चाहिए। एक है हमारा टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर क्या होता है, जैसे हम 10 की पावर 3, 10 की पावर 2 ये सब पढ़ते हैं, तो ये ऑर्डर होता है। ये क्या कह रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नंबर होगा, उस नंबर की कोई मैग्नीट्यूड होगी, और उस मैग्नीट्यूड को आप 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हो। तो जो 10 की पावर आता है, हम उसी डेड पावर को ऑर्डर बोलते हैं। हमने क्या बोला कि एक फिजिकल क्वांटिटी होगा, फोर्स न्यूटन कुछ भी ले लो, उसकी कोई मैग्नीट्यूड आएगी। जैसे हम बोले कि F इक्वल टू हमारा आ गया 4.8 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। ठीक है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात हो गई, ये उसकी मैग्नीट्यूड की बात हो गई। और इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, 4.8 इंटू 1000 ऐसे लिख दूंगा। तो एक डेसिमल प्लेस हटेगा तो आएगा हमारा 4800 न्यूटन। तो ये क्या कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को आप 10 की पावर के फॉर्म में लिखिए, तो वो जो पावर आएगा वही हमको ऑर्डर बताएगा। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या है, इसका 3 है। इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है, 4.8 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि ये ऑर्डर इसकी इस फिजिकल क्वांटिटी के लिए, इस नंबर के लिए 3 है। तो हम या ऐसे लिख लें या ऐसे लिखें। तो बेसिकली जब हम फिजिक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा जो डेसिमल प्लेस है उसको हम पावर के फॉर्म में लिखें, ताकि हमको मैथ हम पढ़े हैं कि एक्सपोनेंट के फॉर्म में चीजें कैसे सॉल्व होती हैं, इसलिए इजी हो जाता है, टास्क बहुत इजी हो जाता है। तो इसने बोला कि आपको एक नंबर दिया जा रहा है, ठीक है, आपको एक नंबर दिया जा रहा है और उस नंबर का ये मैग्नीट्यूड है और ये 10 की पावर x है। ठीक है, मैंने बोला कि आपको कोई नंबर दिया जाएगा, आप उस नंबर को पावर के फॉर्म में लिखिए, ऑर्डर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखिए। तो मैंने बोला कि अगर मैं किसी नंबर को ऑर्डर मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है कि उस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को 10 की पावर के फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे पावर है हमारा x। ठीक है, अब इसकी एक कंडीशन है इजी वे में बनाने के लिए। वो क्या कहता है कि हमारी n जो है वो 0.5 और ये 5 के बीच होगी, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो हमारा जो n है, ये वाला जो n है, अगर इफ n इज फॉलोड बाय दिस, कि मतलब n की वैल्यू 0.5 और लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो x होगा उस केस में ऑर्डर होगा। जैसे हम बोले, बस ये कंडीशन याद रखना है कि n की वैल्यू 0.5 5 के बीच है, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है। अब मैंने बोला कि हम n इक्वल टू 8 ले रहे हैं, एक क्वेश्चन लिए पप्पू प्रॉब्लम पीपी, n इक्वल टू 8 लिए हम। अब पूछ रहे हैं कि आप इसका ऑर्डर बताइए, तो ठीक है, ऑर्डर बताना था, लेकिन उसने बोला था कि आप इसको अगर 10 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इंटू समथिंग का पावर है, ठीक है, n इक्वल टू 8 इंटू समथिंग का पावर है या 10 का पावर है। अब वो हमें पता नहीं है कि पावर क्या है, लेकिन जो n की बात उसने की है, n इक्वल टू n इंटू 10 की पावर x, यहाँ पे n जो है 8 है, और उसने क्या बोला है कि आपकी n की वैल्यू 0.5 से 5 के बीच होनी चाहिए। अब ये तो 8 दिख रहा है, ये तो 5 से 3 बड़ा है, अब इसको छोटा करना पड़ेगा, यानी कि n इक्वल टू 0.8 इंटू 10 की पावर 1 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उस केस में इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। मैंने क्या बोला
कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को अगर आप 10 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो जो 10 का पावर होगा वही हमारा ऑर्डर होगा। उसने एक कंडीशन छोटी सी दे दी समझने के लिए, आसान बनाने के लिए, कि जो हमारा n है वो हमारा 0.5 से लेकर 5 तक ही होना चाहिए। तो फिर मैंने एक क्वेश्चन किया कि चलो अगर मैं n इक्वल टू 8 देता हूं तो आप ये बताइए कि 8 किस ऑर्डर का है। तो ठीक है, मैंने जब इसको कंपेयर किया तो हमने देखा कि n तो ठीक है, लेकिन जो हमारा ये है मैग्नीट्यूड है ये 8 है, और उसने बोला था कि आप 0.5 से 5 के बीच रहोगे। तो अब क्या है कि इसको 8 तो 5 से बहुत बड़ा है, अब इसको छोटा कैसे कर सकते थे। तो छोटा करने के लिए मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी कि 0.8 इंटू 10 करता हूँ तब भी 8 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। तो मैंने क्या किया, इसमें पॉइंट के फॉर्म में इसको छोटा कर लिया, यानी कि इसको 5 और 5 के बीच में ला दिया, तो हमारा हो गया 0.8 इंटू 10 की पावर 1, यानी कि हमारा ऑर्डर 1 हो गया। जैसे हम बोले 49, हमारा n इक्वल टू 49 है, आप इसका ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो ऑर्डर मतलब कि 10 की पावर के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम लिख दिए 49 इंटू 10 की पावर x, पता नहीं x क्या होगा। अब जो 49 है और हमारी बाउंड्री कंडीशन है कि हम 5 तक या 5 के बराबर जाएंगे, 5 तक ही जा सकते हैं, तो ये 49 है, 44 ज़्यादा है, यानी कि इसको 5 बनाना होगा, 5 से छोटा बनाना होगा, यानी कि इसको पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 4.9 ले सकते हैं। तो इस केस में क्या पॉसिबिलिटी है, 10 की पावर 1, तब हमारा जो होगा वो हो जाएगा ऑर्डर इसका 1। तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन और हम करते हैं, जैसे हम बोलेंगे, बस यही याद रखना है कि जो मैग्नीट्यूड देख रहा है उसने दे रखा है, छोटी वाली n की वैल्यू जो उसने दे रखी है वो हमारी 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैं ले लूँ 52, ठीक है, मैंने बोला कि आप 52 का ऑर्डर बताइए। ठीक है, अब इसका ऑर्डर यानी कि 10 के फॉर्म में आना चाहिए, और इसने बोला कि ये जो है 5 से ज़्यादा जा ही नहीं सकता। पहली पॉसिबिलिटी कि हम 5.2 कर दें और इंटू 10 की पावर 1 कर दें, तब भी 52 आएगा, वही नंबर आएगा। लेकिन ये कंडीशन फेल हो जाएगा क्योंकि ये बोला है कि 5 से बाहर नहीं जाना है, तो यानी कि फिर इसको छोटा करते हैं। तो मैं इसको 0.52 इंटू 10 की पावर 2 करता हूँ, तब भी 52 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर वही है, पावर के फॉर्म में ये लिख दिए। यानी कि ये कंडीशन को वेरीफाई करना है क्योंकि ये 5 से छोटा है, तो इस केस में इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, यानी कि 10 की पावर 2, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। ठीक, जैसे मैं बोलूँ 839, ठीक है, अब इसको कह रहा है कि आप इस नंबर को पावर ऑर्डर के फॉर्म में लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखिए। तो हमने बोला ठीक है, यानी कि इसको मुझे 10 की पावर के फॉर्म में लिखना है, और 10 की पावर के फॉर्म में लिखने के लिए पहली कंडीशन थी कि ये वाला जो है 5 से बड़ा नहीं होगा, 0.5 से लेकर 5 के बीच में होगा। तो अगर मैं एक डेसिमल लगाता हूँ, एक डेसिमल लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। अब 2 डेसिमल लगाएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 83 करते जाए कम तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब उसके बाद आता है कि अगर ये डेसिमल जो है 0.839 इंटू 10 की पावर 3 कर दें तब भी हमारा 839 आएगा, यानी कि नंबर वही आया। अब ये कंडीशन इसकी वेरीफाई हो गई कि ये 5 से छोटा है, यानी कि इस केस में इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3 हुआ। जैसे हम 512 ले लें, 512 की ऑर्डर पूछे तो यहाँ पे डेसिमल रखेंगे तब भी बड़ा होगा, यहाँ पे डेसिमल रखेंगे तब भी बड़ा होगा, यहाँ पे डेसिमल रखेंगे तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है, सही है, क्योंकि ये 0.5 से बड़ा ही है, इसको हम ले सकते हैं। तो इस केस में ऑर्डर जो होगा 10, मतलब कि 10 की पावर 3, यानी कि मैंने आपको 512 दिया था। अगर डेसिमल यहाँ पे लगाते तब भी कंडीशन वेरीफाई नहीं होती, डेसिमल यहाँ पे लगाते तब भी वेरीफाई नहीं होती, यहाँ पे लगाते तब वेरीफाई हो गई, यानी कि इसका ऑर्डर कितने पीछे आने को हो रहा है, 10 की पावर 3, यानी कि इस केस में इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया। तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है ये हमको समझना बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत तेज यूज होता है। और सबसे पहली चीज कि जब हम फिजिक्स कैलकुलेट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को डेसिमल फॉर्म में ना लिखें, पावर के फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमें पावर वाला इजी लगता है सॉल्व करने में कि
अगर डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें एक बार हम और पढ़ेंगे, जब सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बार और आएगा ऐसा। तो कोशिश थी कि अच्छा लगेगा। आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम है, इन चीज़ों को कैसे करना चाहिए, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और कभी कभी एरर हो जाता है, मिस्टेक मतलब लिखने में, कोई वैल्यू पुट करने में, तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि इतनी कभी कभी माइंड स्किप कर जाता है तो छूट जाता है वो, या गलत लिख देते हैं। बाकी कंसेप्ट हमारी कोशिश रहेगी कि बोल्डली जाए, सॉलिड जाए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, हमें सॉलिड कंसेप्ट चाहिए, और जो कंसेप्ट होता है वही अप्लाई करना है। बाकी दुनिया की कोई क्वेश्चन नहीं है जो फंस जाएगा। बेसिकली आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।